टाइप के फोर्सेस है, जैसे हम लोग बहुत सारे टाइप के फोर्सेस पहले पढ़े हुए हैं। इसमें टेंशन था, नॉर्मल था, वेट फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, बाइसिक फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था, विस्कस फोर्स था, बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस जो हम पढ़े हुए हैं। उन्हीं में से कुछ फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और ये दो टाइप के फोर्सेस का डेफिनेशन हम उस फोर्स के वर्क डन से डिफाइन करते हैं। So these two type of forces are defined by the work done. These two types of forces are defined by their work done. वर्क से वो फोर्स कैसा काम कर रहा है उसके वर्क से डिफाइन करते हैं। तो पहला जो मान लेते हैं, हम एक सेक्शन ले लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और एक नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। The work done by conservative forces are independent to path. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन पाथ पर डिपेंड करते हैं। The work done by non-conservative forces depends on path. एक तो ये तरीका है जिससे हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की पहचान कर लें। जो पाथ पर डिपेंड नहीं किया वो जो पाथ पर डिपेंड नहीं किया वो कंजर्वेटिव है, जो पाथ पर डिपेंड किया वो नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा जो तरीका है इसको पता लगाने का वो है the work done in one round trip by conservative forces will be zero. एक राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का मान 0 होगा। लिख तो ऐसे रहा कि कहियो पढ़ लेने एकदम। और इस केस में the work done in one round trip by non-conservative force are not zero. इस तरह से आप बोल सकते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के सिचुएशन है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दो फोर्स पढ़ाया था पहले, एक था वो ग्रेविटी फोर्स और एक फोर्स था स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स etc. are conservative। कि हमने दो टाइप के ये फोर्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं। एक राउंड ट्रिप में ग्रेविटी फोर्स के वर्क डन मैंने निकाला था 0, एक राउंड ट्रिप में स्प्रिंग फोर्स के भी वर्क डन निकाला था 0 आया था। तो मैं उस दोनों के एग्जांपल में लिख लिया। वैसे पता लगाने का ये दो रास्ता। और टाइट करें तो नॉन कंजर्वेटिव में देखो पता लगाना अगर है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो आप पहले नॉन कंजर्वेटिव का नेचर पता लगा। जितने नॉन कंजर्वेटिव है अलग कर लो, बाकी सारे फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं।
और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जनरली वो होते हैं जो मोशन रेजिस्टिंग ये होते काम वाले हैं। मोशन रेजिस्टिंग फोर्स में जैसे कौन कौन हुआ? अच्छी करिए फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस जो हवा के द्वारा ड्रैग फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस। ये सारे जो है ना वो सब मोशन रेजिस्टिंग टाइप के फोर्स है। अगर ये बॉडी आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना। विस्कस फोर्स में बॉडी आगे जाना चाहेगा तो फोर्स पीछे लगेगा। एयर रेजिस्टेंस में भी कोई बॉडी हवा में आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन हवा जो है अपोजिट लगाता है। ये सारे फोर्स की टेंडेंसी मोशन को अवरोध पैदा करने की। तो जनरली जब आप इस फोर्स के वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये एक राउंड ट्रिप में फोर्स के वर्क डन 0 नहीं है ना। नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो ए पोजीशन पर है और हम उसको बी पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने का एक रास्ता ये है, सीधा रेखा में ले गया और इसमें वर्क डन हुआ W हुआ। एक हम कुछ इस तरह से घुमा फिरा के ले गए, रास्ता बदल लिया, पाथ बदल लिया, इस केस में वर्क डन हुआ W। और दूसरा केस में हम इस तरह से घुमा कर ले गए सेमी सर्कुलर पाथ से, तो ये हुआ वर्क डन W। अगर रास्ते भर में, अगर इस तरह के रास्ते भर में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो फिर उस केस में वर्क डन बाई वन पाथ, पहला पाथ में वर्क डन, दूसरा पाथ के वर्क डन और तीसरा पाथ के वर्क डन, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो फिर वर्क डन जो है अलग अलग पाथ के अलग अलग। दूसरा एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक पार्टिकल को यहां से चलाना शुरू किए और इस तरह का वो मोशन लेते हुए एक राउंड ट्रिप ले लिया और फिर वापस वहीं पहुंच, वो वापस वहीं पहुंच। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो एक राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन 0 नहीं होंगे और पूरा, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन। अगर हम इन दोनों को मान लेते हैं, इसको इस केस में, सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में एक राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन का मान अगर लिखते हैं 0 होगा कि नहीं, तो एक सपोज करो कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस वेरिएबल है, तो F डॉट DL या DS जो भी है, एक राउंड ट्रिप के लिए हम ऐसे गोल घेर दें, ये पूरा गोल घेर दिया, मतलब कि ये पूरा एक राउंड ट्रिप में होगा। ये 0 होगा जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करेंगे और यही 0 नहीं होगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस केस में, पहला वाले केस में ये वर्क डन जो है वो बराबर होंगे जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेंगे तो ये तीनों वर्क डन बराबर अलग अलग पाथ के अलग। ये बस एक सजाने के लिए, समझने के लिए एक डायग्राम से बताया। वैसे आपको पता लगाना पड़ेगा कि फोर्सेस की नेचर कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव।
जनरली जो फोर्स प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, बुआंसी फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन, विस्कस, एयर रेजिस्टेंस ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है। इसके अलावा इधर आ जाइए, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, बुआंसी फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे जो है वो कंजर्वेटिव के फैक्टर। तो ये दोनों फोर्स के वर्क डन का नेचर हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन वर्क एनर्जी थ्योरी। वीडियो ऑफ भी कर सकते, वो भी उपाय रो कहाँ से थी? सर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो सर आपने डायग्राम बनाया है, तो सर इसमें सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो फिर वो 0 नहीं हो जाएगा? मतलब क्या? नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाए ऐसा नहीं है। देखो यहाँ बताया, ये वाली देखो, ये बॉडी चला ए से, वेदांत, ये सर ये चला ए से पहुंचा बी पर, तो फ्रिक्शन के वर्क डन क्या हुए? माइनस म्यू mgs हुए ना। ये सर और फिर जब वो लौटा बी से वापस पहुंचा ए पे, तो फिर वर्क डन क्या हुए? माइनस बी से जब लौटा है माइनस टू माइनस म्यू mgs, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुए। ये सर तो वर्क डन 0 हुआ। नहीं सर, आगे जाने के केस में, आगे जब गया वो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग गया, वर्क डन का वैल्यू इतना आया, और जब वो लौट कर पीछे आया तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग गया, फिर वर्क डन का मान नेगेटिव आया। तो एक राउंड ट्रिप में, ये जो राउंड ट्रिप लिया, क्या वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 हुआ? इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या 0 आया? नहीं सर, नहीं आया ना। कितना आया? -2 म्यू mgs। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना बेटा। ये सर तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाने से सभी फोर्स के वर्क डन 0 होंगे ऐसा नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब, जो इसके पहले आप बोलोगे कि सर तब यहाँ जो आपने फंडामेंटल में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 है ना, यहाँ पर बताया था। इस केस में S0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। S का मतलब यहाँ की बॉडी चला ही नहीं, बॉडी यहाँ से मूव किया ही नहीं। यहाँ से बॉडी फोर्स तो लगाए मैंने, लेकिन ये बॉडी यहाँ से आगे जरा या पीछे या ऊपर या नीचे जरा भी नहीं चली। समझ में आया? यस सर। अब ये बॉडी आगे चला फिर लौट कर आ गया, उस केस में भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तब उस केस में वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है। तब वो डिपेंड करेगा कि कौन से फोर्सेस वहां लगे। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 नहीं। यहाँ पे जो S है 0, मतलब कि बॉडी यहाँ से हिला तक नहीं, बॉडी वहीं का वहीं रुका है। फ्रिक्शन में भी वही होगा। मान लो कि हम बॉडी पर यहाँ पर म्यू लग रहे हैं और एक फोर्स हमने लगाया और वो फोर्स म्यू mg से छोटा है, तो बॉडी तो नहीं चलेगा ना, फ्रिक्शन तो लगेगा। बॉडी में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा।
क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन भी नहीं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं सारे सभी फोर्स के लिए काम करें। ओके, यस सर। आइए इस सेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आगे बढ़ते हैं, दैट इज एनर्जी। इसमें तीन चीज है, वर्क है, एनर्जी है और पावर। तो अभी हमने बस वर्क का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखा कि वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा है ना, कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन किस किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क के अनुसार कैसे डिफाइन है। अभी हम लोग सब इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? जनरली आप लोग 9वां 10वां में भी पढ़े हुए हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is defined as काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। जो जितना ज्यादा काम कर पाएगा हम कहेंगे कि उसके पास उतना ही ज्यादा एनर्जी, या जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है कहेंगे कि वो उतना ज्यादा वर्कफुल है ना, वर्क कर पाए, यूजफुल वर्क कर पाए। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी। के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, उसको हम एक एक करके यहाँ नोट कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी, पहली बात, द एनर्जी कैन बी converted into work, or work can be converted into energy. एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर मान लो हम किसी पर कुछ काम किए, अगर हम किसी पर कुछ काम किए तो मतलब क्या किए, हम उसको एनर्जी दिए, तो मेरा जो वर्क हुआ वो वर्क एनर्जी के रूप में बॉडी में चला। या अगर हम किसी से काम लिए, इसका मतलब हम उसका क्या लिए, एनर्जी ली। एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस हम लोग करते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, तो हम उस एनर्जी को खर्चा करके काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। अब वो एनर्जी कई तरह के होते हैं। वो एनर्जी कोई बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से होता है, कोई बॉडी के इंटरनल एनर्जी के कारण होता है, कोई एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, कोई एनर्जी लाइट के फॉर्म में होता है, उसकी चर्चा होना। अभी बस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी of one form can be converted into another form. एनर्जी का एक फॉर्म को हम एनर्जी के ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के एक फॉर्म को ही हम एनर्जी के ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी का प्रॉपर्टी। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will always remain conserved. Always remain conserved. Isolated का मतलब पूरी तरह से बंद, पैक सिस्टम, ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। आइसोलेटेड सिस्टम। उस सिस्टम के भीतर अगर किसी के पास एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी उसकी कंजर्व रहेंगी, संरक्षित है। हाँ, एनर्जी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। वो सारा कन्वर्शन जो होगा, अगर मान लो एनर्जी 10 जूल का था, वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो वो वर्क जो है वो 10 जूल का होगा। अगर सिस्टम आइसोलेटेड, अगर एनर्जी 10 जूल का था और वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो जो वर्क होगा वो 10 जूल का। अगर एनर्जी 10 जूल का था, वो हीट में कन्वर्ट हो गया, तो हीट एनर्जी 10 जूल का। तो टोटल जो सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी टोटल एनर्जी, इंटायर आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी वो कंजर्व। तो एनर्जी इज ए कंजर्व क्वांटिटी। एक रूप से ये दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऐसे लिख सकते, ऐसे पैरों पर सारे में छप। जैसे एक स्टार्टिंग अगर करें यहाँ से, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, वहां से पहला लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में मेनली दो एनर्जी आते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। आगे बढ़िए, जब मैकेनिक्स पढ़ के हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो वहां मिलेगा हीट एनर्जी। जब हम थर्मोडायनेमिक्स के बाद साउंड पढ़ेंगे तो वहां हमको मिलेगा ये सब एनर्जी का फॉर्म। फिर जब हम 12th में जाएंगे, वहां पे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वहां पर मिलेगा इलेक्ट्रिक। फिर मैग्नेटिज्म में आएंगे तो वहां मिलेगा तो मैग्नेटिक। सब एनर्जी का फॉर्म। फिर उसके बाद जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो वहां एक हमें अलग एनर्जी मिलेगा, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जी जो है वो तो हम लोग के सिलेबस फिजिक्स के। कुछ और एनर्जी है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक केमिकल एनर्जी, जो हम खाते हैं, है ना, जो भी खाना खाते हैं वो एक फॉर्म का एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटेक करते हैं। वही शरीर के भीतर हमें काम करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, दैट इज ए केमिकल एनर्जी। बैटरी जो है, उसके भीतर जो लिक्विड रहते हैं केमिकल्स, वही बैटरी के कॉम्बिनेशन हमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करके देते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल। और कुछ एनर्जी आप लोग भी बोलो। विंड एनर्जी, एयर एनर्जी, और बोलो वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी,
सन एनर्जी, है ना। बाकी और जितना याद आया सब लिख, सारे एनर्जी के। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग अलग अलग ऊर्जा का स्रोत ढूंढते रहते हैं, नए नए ऊर्जा का स्रोत हम लोग, उसके अपने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बने। तो अभी जो है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम फोकस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें दो प्रकार के एनर्जी मिलेंगे, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी एनर्जी से मुलाकात रास्ते में। लेकिन चाहे हम कोई भी एनर्जी पढ़ें, एनर्जी का जो सिद्धांत है वो हमेशा काम करेगा। एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है। ये जो एनर्जी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो सब जगह काम, चाहे हम कोई भी एनर्जी का फॉर्म। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट द काइनेटिक एनर्जी। जैसा नाम है इसका काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। एनर्जी अगर कोई हम मोशन से डिफाइन कर रहे हैं, किसी बॉडी के मोशन के साथ हम एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक, चाहे वो कोई प्रकार का मोशन, है ना। इसको आप लिख सकते हैं, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए body by virtue of motion is called kinetic energy. मोशन के कारण जो एनर्जी हम बोल लेंगे किसी बॉडी के साथ, उसको कहेंगे काइनेटिक। तो आज के बाद से अगर किसी भी बॉडी में आप किसी भी तरह का मोशन अगर देख लो, तो कहना कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी। जैसे पानी बह रहा है, उसमें मोशन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ट्रेन चल रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी। आप दौड़ रहे हैं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो जिस किसी में भी अगर कोई बॉडी है सर्किल में नाच रहा है, चल रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी घूम रहा है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी। हाँ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके लिए हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। रोटेट कर रहा है तो हम उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। लेकिन है ये सब के सब काइनेटिक। तो मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है, हम उसको काइनेटिक। और ट्रांसलेशनल मोशन अगर हुआ, तो यहां से हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक। जैसे कि बॉडी सीधी रेखा में चलो, ट्रांसलेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन, बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम रोटेशन के टॉपिक को रोटेशन में पढ़ेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। अभी हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक।
जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं हाफ mv, है ना वेदांत? ओके जानते बेदमा। यस सर। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं हाफ mv², ये हाफ mv² क्यों है? ये सिर्फ mv² क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अच्छा आता है। या 1/3 mv² क्यों नहीं है? हाफ ही mv² क्यों? जब मोशन में आता है ना तो उसका मास आधा होता है। जब वेलोसिटी मास मतलब जब कोई क्या बता सकते हैं? यस आई नो बट आई कांट टॉक यू बिकॉज आई आउट ऑफ योर क्लास। हाफ mv² बहुत बेलों ने बस इतना ही जानना है, बस हम आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए कि हाफ mv² ही क्यों, सिर्फ हाफ क्यों है? 3/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ये और दूसरा हो सकता है। मिथिलेश आप बता सकते हैं? इट इज हाफ mv, हाफ mv² तो समझ में आ रहा है कि भाई वो डायमेंशनली मिलना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हाफ का आना ये आप थोड़ा व्याख्या करो तो समझ। So ऐसा why it is half in half? जाना पड़ेगा आपको सर। नहीं मालूम। तो ध्यान से सुनिए और याद रखिए कॉन्सेप्ट को। The kinetic energy of a body of mass m moving with a speed v, है ना, जिसका मास m है और v स्पीड से वो चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² कहते हैं, ये कहां से आता है? तो इज नथिंग बट इज द वर्क डन। वो जो बॉडी में जिसका मास m है और उसके पास जो स्पीड v है, वो कहां से आया? वर्क डन। मास तो खैर उस बॉडी का है, मास तो उस बॉडी का है, उसके पास जो स्पीड आया, मान लो कि कोई बॉडी है रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, और इसको हम स्पीड अप करना चाहते हैं, इसको हम स्पीड देना चाहते हैं, इस बॉडी में स्पीड लाना चाहते हैं, तो बताओ तो क्या करेंगे वेदांत? इसका मास को कम कर देंगे आधा। सर फोर्स लगा देंगे सर पीछे से। वर्क डन फोर्स लगा देंगे पीछे से, तो फोर्स क्या करेगा? सर एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन देगा। कितना एक्सेलरेशन देगा? सर F/m F/m देगा। ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? आगे बढ़ेंगे। इसकी स्पीड को स्पीड बढ़ाएगा, और कभी ना कभी इसकी स्पीड v होगी, होगी ना? यस सर। यहाँ पे पहला केस में यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड नहीं है, और यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसमें स्पीड है। अब थोड़ा समझने वाली बात है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया ना। बॉडी की जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो प्रश्न उठता है कि काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाया? इसका जवाब है कि आपने जो ये पीछे से फोर्स लगाया और ये फोर्स ने इस बॉडी को चलाकर इतना दूर ले गया, डिस्टेंस s, ये फोर्स के द्वारा कुछ काम किया गया होगा। ये जो फोर्स यहाँ A पोजीशन से B पोजीशन तक ले जाने में जो भी वर्क किया, वो वर्क इस बॉडी को दे गया। हम जब किसी पर काम करते हैं तो हम उसको एनर्जी देते हैं,
ये फोर्स ने इस बॉडी पे काम किया, तो इस फोर्स ने इसको एनर्जी दिया, वही वर्क इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में, है ना, काम करती, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट। सो इज द वर्क डन, तो हम अगर एग्जाम्पल में यहां रख दें, इज द वर्क डन by a force to make the body moving to speed v from rest। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आया, इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी आया, वो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी में कहां से आया? ये जो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स से जो एक्सेलरेशन बना, जिसके कारण ये डिस्प्लेस किया, इस फोर्स में वर्क किया, जो भी वर्क ये फोर्स करेगा वही इसमें काइनेटिक एनर्जी की रिप्लेस है। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितना होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो वर्क डन बाय फोर्स होगा। चीजों को आसान रखने के लिए हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि वर्क डन निकालना आ जाए। ये हो गया F डॉट S, F डॉट S वर्क डन, दोनों के बीच का एंगल 90 है, सॉरी 0 है, F S cos 0। डिस्प्लेसमेंट का मान बता सकते हैं? S आप लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर तो ठीक है, u 0 है, एक्सेलरेशन के वैल्यू आपको पता है F बाई m इंटू s, तो s का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिस्प्लेसमेंट किस मास, और इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू को यहाँ लाके प्लेस करो, s की जगह m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f cos 0 का वैल्यू 1। So f, this f get cancelled, now you have m v square by half m v square, half m v square। यहाँ हाफ है, इसलिए हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो, हाँ इसमें एक शर्त है, फ्रॉम रेस्ट विदाउट चेंजिंग द लेवल, विदाउट चेंजिंग द लेवल, लेवल चेंज नहीं होना चाहिए, एक शर्त। लेवल मतलब एक ही समतल हाइट में, नहीं तो अगर वो ऊपर उठेगा तब भी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन तब उस केस में इस फोर्स के दो तरह के काम आ जाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा और उसके बाद उसमें कुछ एनर्जी प्रदान करेगा, काइनेटिक एनर्जी। ये शर्त याद रखें, लेवल चेंज नहीं हो तब उस केस में 0 स्पीड से भी स्पीड तक ले जाने में जो फोर्स काम करेगा वही काम बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को, and that kinetic energy will be equal to half m v। कुछ बातें हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो आप नोट कीजिए। पहला, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात लिखना जरूरी नहीं है कि जैसे हम काइनेटिक एनर्जी क्यों स्केलर है, उसको हम स्केलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हाफ एम बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है इसको आप लिख सकते हो हाफ m इंटू v डॉट v,
v स्क्वायर को v डॉट v, क्योंकि ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हम डिफाइन कर रहे हैं, hence it is a scalar। दूसरी बात, जैसे एक बॉडी है, मास m है और ये v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। स्पीड के चलने से हमने डिफाइन किया था 21 में मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोशन की जो ताकत है, मोशन की जो क्वांटिटी है, दैट इज मोमेंटम। इट इज डिफाइंड बाय मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो हम अगर इसका काइनेटिक एनर्जी स्पीड से डिफाइन करें तो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, और अगर हम इसको मोमेंटम से डिफाइन करें, मोमेंटम इज आल्सो टाइप ऑफ मोशन, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर, बिकॉज p इज इक्वल टू m इंटू v। v की जगह p बाई m रखेंगे तो यहाँ p स्क्वायर बाई m स्क्वायर होगा, एक एक m। ठीक है, ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि अगर मास सेम, अगर स्पीड सेम, so kinetic energy will be directly proportional to mass। और अगर मोमेंटम सेम हो तो kinetic energy inversely proportional to mass। अगर हम इसको ग्राफ से दिखाएं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास, ये ग्राफ लाइक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तब आएगा जब v कांस्टेंट, या अगर आपको इस तरह से दिया हुआ हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, तो इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट। और अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर ऐसा दिया हुआ हो, समझना कि यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेक्स्ट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो इसके पास एक बॉडी है, इसके पास मास है और इसके स्पीड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और हमने इसमें दो कंपोनेंट तोड़े। एक कंपोनेंट इधर बना v cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर बना v sin थीटा। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या बात करें? हम इसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हाफ m इंटू v, जो स्पीड है उसकी, वो लिखिए। और अगर आप इसका कंपोनेंट से निकालना चाहते हो तो दोनों डायरेक्शन के जो कंपोनेंट उसको जोड़, उन दोनों के कंपोनेंट से जो काइनेटिक एनर्जी बना उसको निकाल के जोड़ना। वही तो। अगर किसी की वेलोसिटी कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हुए हैं और उसके काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, उस मास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी निकालकर ऐड करेंगे उस मास की काइनेटिक एनर्जी। और जब आप इसको ऐड करो ना तो फिर वापस वही आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएंगे, एंड विल गेट द रिजल्ट ऑफ। इसका मतलब हुआ कि हम अगर ऊपर फेंक दें या नीचे फेंक दें या पीछे फेंक दें या आगे फेंक दें, सब केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगा, हाफ।
ये तो सारी बातें हो गई। जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो इस तरह की चीजों को लिखना है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हाफ mv² है मास। हम लोग अभी तक नेगेटिव नहीं पकड़ पाए हैं, पता लगा पाए। नेगेटिव मास इज नॉट एग्जिस्ट एंड v का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं। ये लिखने का मतलब ये है कि अगर हम किसी की भी काइनेटिक एनर्जी बोले तो वो हमेशा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Means a body will have a minimum kinetic energy that is equal to 0, और उसके बाद एक्स्ट्रा और जितना ज्यादा हो। तो इस इनइक्वालिटी का हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर। तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सर तो कहीं ने कहा कि नेक्स्ट, मास चलते समय आधा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बन बेचना नहीं हमरे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अलग अलग ऑब्जर्वर की बात करें तो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग वेलोसिटी देखता है, और अलग अलग वो वेलोसिटी देखेगा तो उसकी काइनेटिक अलग अलग। So kinetic energy depends on the frame of reference. For different frames, kinetic energy will be. For different frames, देखने हम बोल देते हैं kinetic energy will be maybe different. जब नहीं पता रहता है। ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट, हम एक छोटा सा यहाँ पे और चीज डिस्क्राइब कर दें तो लगेगा। इनफैक्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। The work done by all forces, एक बार पहले बता चुके हैं, by all forces will be equal to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Work done by all forces is equal to change in kinetic. Kinetic energy final minus kinetic energy, change in kinetic. बेसिकली इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब ऑल फोर्सेस, आई मीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर आप फ्रेम चेंज किए हुए हैं, अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वर्क डन बाय सूडो। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो सूडो फोर्स, कंजर्वेटिव है तो सूडो फोर्स नहीं हो। ये सारे फोर्स के वर्क डन जोड़ दोगे वो बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस। हमने जब इसको बताया था तो वहां सिंपल फोर्स लेकर के डिस्कस किया, वही चीज आप यहां पर फिर यूज कर सकते। आप इसको थोड़ा समझो। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरी।
It is known as work एनर्जी थ्योरी। कई प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, जनरली हम इनर्शियल फ्रेम में ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक बॉडी है, उसका मास m है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड vi से चल और इस पर हम सारे जितने भी दुनिया के फोर्सेस हम सब लगाना चाहते, तो हम उस सारे फोर्स को 3 कैटेगरी में लगा सकते। एक तो हम इस पे लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, जो पुलिंग, जो पुशिंग, हम जो ठेलेंगे, हम जो खींचेंगे, दैट इज एक्सटर्नल। दिस इज अप्लाइड फोर्स। यस, जो हमने इसको ठेला, जो हमने इसको खींचा, दिस इज द एक्सटर्नल, दिस इज टेकन एज एक्सटर्नल। इसके बाद इस पे लग सकता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में इस पे ग्रेविटी फोर्स लग सकता है, स्प्रिंग फोर्स लग सकता है, बंजी फोर्स लग सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स इस पे मान लो और लग गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारे फोर्सेस मैंने लगा। अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहीं भी खड़ा हो करके इस बॉडी पर फोर्सेस को कोई भी नाम का बोलो, वो इसी कैटेगरी में कोई ना कोई आ जाए। ये हम 3 फोर्स लगाया, मतलब कि सारे फोर्सेस मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और ये जो मास है, वो मास यहां से तो कुछ इस तरह का रास्ता लेते हुए, ऐसा रास्ता लेते हुए वो कहीं यहां पर, और यहां पर उसकी स्पीड हो गई vf। ये रास्ता सीधा नहीं है, ये रास्ता कोई भी हो सकता है। दिस इज द पाथ। जो पोजीशन ए से लेकर वो पोजीशन बी तक पहुंचा, उसका ये रहा पाथ। ये पाथ कोई भी हो सकता। हम अभी यहाँ ये चाहते हैं कि ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में ये सारे फोर्सेस जो लगे हैं, तीनों फोर्स, इसके द्वारा कितनी वर्क डन हो। Want to write the work done by all forces A to B। और हमें नहीं पता कि ये फोर्सेस कौन से कांस्टेंट है, कौन से वेरिएबल, लेकिन हमको ये सारे फोर्स के वर्क डन पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले जाए। बताओ कैसे निकालें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। जब हमें नहीं पता कि फोर्सेस कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो हम सबको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन डॉट ds, बॉडी एक है तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा किसी इंस्टेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds, पोजीशन ए से बी तक, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds, पोजीशन ए से लेकर। डॉट एस, सब में डॉट एस। सारे डॉट को अगर हम डॉट एस को कॉमन ले लें, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सारे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, डॉट ds। और ये सारे फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर जुड़ रहे हो तो ये रिजल्टेंट फोर्स बन जाए।
That is a net force. The net force. और नेट फोर्स क्या होता है? According to Newton's second law, net force will be equal to mass times x. Mass into x. क्या हम एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं? डॉट ds. तो एक्सेलरेशन की जगह हमने dv by dt लिख. अब देखो आप यहाँ, तो ds है छोटा डिस्प्लेसमेंट बाय dt. तो ds by dt को क्या हम वेलोसिटी लिख सकते हैं? Rate of change of displacement with respect to time is called velocity. लिख सकते हैं ना? तो हम इसको m into v dot dv भी लिख सकते हैं. और डॉट में जानते हो a dot b लिखे या b dot a लिखे. अब बताओ तो वेलोसिटी और छोटा वेलोसिटी डीवी वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो? बोलो भाई कोई बच्चा जी। ये जो वेलोसिटी है और ये जो डीवी वेलोसिटी है, दैट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वेलोसिटी, कितना होगा? जीरो होगा? जीरो होगा. तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन अब जो आया सामने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू m v dv cos 0, और हम रास्ते में मास इसके थ्रू आउट कांस्टेंट रखे हैं, तो मास आपके इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. और v dv का इंटीग्रेशन हम देंगे v i से लेकर v cos 0 का वैल्यू 1. तो m ये हो जाएगा vf स्क्वायर बाई 2, तो हम लिमिट रखते हैं v स्क्वायर बाई 2, vi से लेकर vf तक. एक बार ऊपर का लिमिट रख दो और एक बार नीचे का लिमिट, और इसको तुम स्प्लिट करो तो आपको मिलेगा हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी. And this is nothing but is the kinetic energy final minus kinetic. कैसे बोलते थे? So finally हमें जो प्राप्त हुआ कि work done by all forces बराबर होगा change in kinetic. अपना क्वेश्चन है पर मैंने बेच पे है. This is the work energy. अब इस थ्योरम की खासियत ये है, इस थ्योरम की खासियत ये है, कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा. तुम्हें सूरज को झपक आज से तेरी द वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी आपने पढ़ा, आज से तेरा कर मेरा हो गया. जो भी आपने पढ़ा, work done by all forces will be equal to change in kinetic energy. ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है भैया is गाना applicable गा वो एकरा भगाई ना जैसे for all types of path. गाना गावे ले मेरे all types of path. नहीं पड़े. चाहे बॉडी सीधी रेखा में जाता हो, बॉडी सर्कुलर मोशन में जाता हो, बॉडी पैराबोला में जाता हो, बॉडी एलिप्टिकल मोशन लेता हो या कोई जिगजैग मोशन, सभी तरह के पाथ के लिए all types of forces
सारे तरह के फोर्स के लिए एप्लीकेबल। फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे हैं तब भी लगेंगे, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं तब भी लगेंगे, फोर्सेस कांस्टेंट लग रहे हैं तब भी लगेंगे, फोर्सेस वेरिएबल लग रहे हैं, all types of forces and all types of frame of reference, all types of frame of reference। अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है उसके लिए, ग्राउंड पर रुका हुआ है तो उसके लिए भी लागू होंगे। ऑब्जर्वर अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है भी लागू होंगे, अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन से चल रहा है तब भी लागू होंगे। ये सारे तरह के फ्रेम के लिए, सारे तरह के फोर्स के लिए, सारे तरह के पाथ के लिए ये मेरे पास थ्योरम अवेलेबल, आप लगा। बस फ्रेम जब बदल जाए तो उसमें खास ही ध्यान रखेंगे, जो फ्रेम आप कंसिडर किए हैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो ली, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो स्पीड बॉडी का होगा उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी। और एक बात, जगह बना ले। अगर हम फ्रेम इनर्शियल लें, अगर हम फ्रेम इनर्शियल लेंगे तब तो उसके लिए तो मैंने तैयार किया ही है। और इनर्शियल फ्रेम, जिसके लिए तो अभी हमने तैयार किया ही है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के लिए मैंने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में वर्क डन कौन कौन से फोर्सेस देख लो, ये सारे फोर्स यहाँ इंक्लूड करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आ गए ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बॉयंसी फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में आ गए आपके फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आ गए जो आप पकड़ के ठेले या जो आप उसको खींचे, दैट इज द एक्सटर्नल। So these all will be equal to kinetic energy final। और अगर नॉन इनर्शियल है, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल जिसमें सूडो फोर्स आप लगाते हैं, सारे रियल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स भी लगता है, तब वैसे केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो, ये भी जुड़ जाए, that will be equal to kinetic final mass। बस और ज्यादा कुछ नहीं, थ्योरम वही रहेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक। ठीक है वेदांत? यस सर। Work done by all forces will be equal to change in kinetic। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये बढ़ता है। तो दूसरा एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में पी, और इसको सिंबल में हम यू लिखते हैं। कोई बुक में वी भी लिखा मिलेगा, यू और वी से हम प्रेजेंट
काइनेटिक एनर्जी को सिंबल में के लिखते हैं। तो जो भी है एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, तो इस नाम से दैट इज द पोटेंशियल। तो डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जैसा नाम है, पोटेंशियल मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट। पोजीशन मतलब उसका जगह, उसकी स्थिति, उसका स्टेटस के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डिफाइन करेंगे दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल। या सजावट, कॉन्फ़िगरेशन से जो एनर्जी हम डिफाइन करेंगे दैट इज द पोटेंशियल। ये मोशन से नहीं बनेगा, ये अपने पोजीशन से स्थिति अपना बताएगा, अपनी जो ओरिएंटेशन है, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उससे हम इस पोटेंशियल एनर्जी stored है ना इन ए बॉडी और सिस्टम। ये स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और सिस्टम by virtue of position और configuration, सजावट, in a conservative field, in a conservative field जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स डेवलप होते हैं उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझने के लिए सिंपल सा, अगर किसी की पोजीशन से, किसी की स्थिति अवस्था से जो एनर्जी हम डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे पोटेंशियल। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम कंप्रेस कर तो उसके भीतर में एनर्जी स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल, उसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को हम यहाँ सरफेस पे यहाँ से उठा के थोड़ा ऊपर कर दिए, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोजीशन बदल गई। जैसे ये दो बॉडी है, दोनों का अगर हम सजावट बदल दें, थोड़ा इधर उधर कर दें, तो हो सकता है इसकी पोटेंशियल पोजीशन के बदलने से जो एनर्जी डेवलप होगा उसको। ये तो हुआ पोजीशन से हम पोटेंशियल एनर्जी का आकलन करेंगे कि बढ़ा कि घटा, क्या चेंज हुआ कि नहीं। इसका जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, वो आप नोट कीजिए। द नेगेटिव डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, the negative derivative of potential energy with respect to position gives conservative force. The negative derivative of potential energy with respect to position gives a conservative, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं। इसको अगर हम मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन हुआ U, तो इसका डिफरेंशिएशन पोजीशन को दर्शाने के लिए हम R ले लिया,
दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसको माइनस कर दिया, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, that gives a force and that force will be conservative. That is conservative. क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड में। थोड़ा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो du will be equal to conservative force Fc dot dr। बोलोगे सर यहाँ डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर, Fc गुना dr क्यों किए, ये डॉट क्यों किए? ये मैथमेटिक्स नहीं है, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं ना, सीधे पकड़ के गुना नहीं करेंगे। अच्छा बताओ वेदांत, क्या यहाँ हम फोर्स और ये पोजीशन, ये तो यू स्केलर है, चलो ठीक है, स्केलर को हटा दो, आर तो वेक्टर है, पोजीशन है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो क्या हम यहाँ पर और यहाँ पर एरो से शो कर सकते हैं? उसकी बात करते हैं सर। एरो मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं? सर डिवीजन नहीं होता है सर वेक्टर का, तो सर नहीं लिख सकते शायद। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना? हाँ सर। ठीक, बिल्कुल सही जवाब, नहीं लिख सकते। तो ठीक है, हम यहां से क्योंकि नीचे नहीं लिख सकते हैं तो हम हटा देते हैं उसको, लेफ्ट साइड में डाल सकते हैं। नहीं सर, नहीं डाल सकते। सर स्केलर हो गया पूरा साइड वाला क्वांटिटी। राइट साइड स्केलर हो गया, लेफ्ट साइड फिर वेक्टर कैसे हो सकता? इसका मतलब ये भी गलत है। मतलब यहाँ ये दो फोर्स वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये तो हमको पता है। फोर्स वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये तो हमको पता है, लेकिन हम इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट यहाँ नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड एक फोर्स आया, राइट साइड एक पोजीशन आया, और ये दो वेक्टर कभी भी जैसे तैसे मल्टीप्लाई नहीं होते। दो वेक्टर या तो डॉट प्रोडक्ट से होंगे मल्टीप्लाई, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई। वो डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है। लेफ्ट साइड में आपके स्केलर फॉर्म हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट डॉट। मिथलेश, इज दैट क्लियर? यस सर। ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकली नहीं करके हम इस तरह से, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर वेरिएशन हम पोजीशन का देंगे, आर का वेरिएशन देंगे, और पोजीशन ए पर मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी है यूए, और पोजीशन बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर हो गई यूबी। ओके, सो माइनस को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा यूबी माइनस यूए, और राइट साइड हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एफसी डॉट डीआर। पोजीशन ए टू पोजीशन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या बोलेंगे देख के, ई को मान लो फाइनल, ए को मान लो इनिशियल, तो लेफ्ट साइड आपके हो गए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? लेफ्ट साइड हुए ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। और राइट साइड क्या हुए? तो माइनस
एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एक्स, ये सब के सब वर्क डन है। ये है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, फ्रॉम पोजीशन ए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप जवाब देंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई। Change in potential energy is the negative of work done by conservative, only conservative. And change in kinetic energy, work done by all forces. That is the definition. यहां से आप कह सकते हैं कि change in, चलो हम आगे नोट में लिख देंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करें, फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, माइनस को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या लिख सकते हैं वेदांत? इस माइनस को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या लिख सकते हैं? सर पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, पोजीशन ए टू पोजीशन, इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू बी, लिख सकते हैं ना, ए टू ए से बी। तो आप यहां देखो तो एक आपको पैटर्न दिखेगा, वही पैटर्न को आप फॉर्मूला के रूप में याद रखें। माइनस मैंने हटा दिया, माइनस को पोटेंशियल एनर्जी के साथ मर्ज कर दिया। यहां से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ए टू बी। ये पैटर्न आपको याद रखें, ए माइनस बी बराबर ए टू, और वर्क डन याद रखिए, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक जगह पर डिफाइन करने के लिए एग्जैक्टली दूसरे पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को ना रेफरेंस मान के जीरो मान ले। सो at reference the potential energy is considered as zero. और रेफरेंस हम अपने सुविधानुसार कहीं भी ले सकते, रेफरेंस अपने सुविधानुसार हम लेंगे। तो जहां भी हम रेफरेंस लेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम करेंगे जीरो। तो मान लेते हैं कि रेफरेंस मैंने ले लिया पी, टेकिंग पोजीशन बी एज ए रेफरेंस, then potential energy at B will considered as zero. ये हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम किसी एक पोजीशन पर की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकें। तो बी पोजीशन को मैंने रेफरेंस लिया है, तो बी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी मैंने बना लिया जीरो। तो ये लेफ्ट साइड में आपके क्या आ जाएंगे? तो लेफ्ट साइड में यू ए, और राइट साइड में आएंगे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू रेफरेंस। पोजीशन बी को मैंने रेफरेंस माना, गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा
ये पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं, ये भी एक प्रकार का वर्क डन ही है ना मिथलेश? यस और काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन था, काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन ही था, वर्क डन बाय फोर्स टू मूव ए बॉडी फ्रॉम 0 टू स्पीड v, और ये भी वर्क डन ही है। यहाँ वर्क डन कर रहा पोजीशन चेंज करने के लिए, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो है पोटेंशियल ए माइनस, वहां पर जो चेंज कर रहा था स्पीड चेंज कर रहा था 0 से स्पीड। अब ये जरूरी नहीं पोजीशन ही चेंज करे, ये सजावट भी चेंज कर सकता है, ये है ना, अवस्था भी बदल सकता है। तो जो भी है वो पोजीशन ए से लेके बी तक ले जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, हम उसको इसके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से दिखाएंगे। दूसरी बात यहाँ एक बात ये जाननी है कि बिना रेफरेंस यूज किए, विदाउट रेफरेंस, आप दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता लगा सकते हैं, दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल सकते हो विदाउट यूजिंग रेफरेंस। विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस, बिना रेफरेंस यूज किए आप दो पोजीशन पर की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस तो बता सकते हैं, लेकिन बिना रेफरेंस यूज किए आप सिंगल एक पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते। अगर किसी एक खास जगह की पोटेंशियल एनर्जी आपको बोलिए, एक खास स्टेट की आपको किसी की पोटेंशियल एनर्जी बोलनी है, स्प्रिंग की कंप्रेस्ड अवस्था की पोटेंशियल एनर्जी बोलनी है, एलोंगेटेड अवस्था की पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉडी इतनी हाइट में है, इस हाइट की इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये बोलनी है, तो आपको उस केस में रेफरेंस लेना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के आप किसी एक खास जगह पर की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते। You need a, without reference you cannot define the potential energy at any specific position, specific or specific configuration. ये दो बातें हमको यहाँ दिख रही। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही है पोटेंशियल एनर्जी जो आपने अभी पढ़ा, वो फॉर्मूला आपने देखा। पोटेंशियल एनर्जी को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं है भाई। पोटेंशियल एनर्जी जब भी परिभाषित होगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन होगा, ऑलवेज यूज्ड एज कंजर्वेटिव। पहली पॉइंट मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी will only be defined by the work done by conservative force. Only. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी को कोई भी लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेम्ड ओनली बाय that conservative force used, that conservative force, जो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, हम पोटेंशियल एनर्जी उसी फोर्स से डिफाइन करेंगे।
जैसे कंजर्वेटिव फोर्स व ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स के वर्कडन से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की जगह स्प्रिंग फोर्स ले लोगे तो कहलाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल। स्प्रिंग फोर्स को इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है तो क्या बोलेंगे मिथिलेश? कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो आप नहीं कुछ बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं। ना कि भावना में बढ़ के फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी मत बोल। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीजें डिफाइन नहीं अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहां हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलास्टिक माने स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा, ये सारे हम लिख। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी is not दूसरी बात, at a particular position, at a particular position और स्टेट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर स्टेट, द पोटेंशियल एनर्जी will be defined only by the help of using reference. By the using reference. बिना रेफरेंस यूज किए आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। आपको रेफरेंस की सहायता की जरूरत है। हाँ, दो पोजीशन की पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस आप बिना रेफरेंस के लोग, उसके लिए रेफरेंस बनने की जरूरत है। So, अगर हमको कहीं एक किसी खास स्टेट की या किसी खास पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बोलनी है तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन या एट स्टेट ए या पोजीशन ए, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी जिसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वो वाला फोर्स ले लेंगे और पोजीशन ए से लेकर हम जो रेफरेंस कंसीडर करेंगे उस रेफरेंस तक का वर्क डन, और वर्क डन निकालने में तो आप मास्टर हैं। वो जो फोर्स है या तो कंजर्वेटिव मिलेगा, वो जो फोर्स है या तो कांस्टेंट मिलेगा, नहीं तो वो वेरिएबल। कांस्टेंट मिला तो एफ डॉट एस लगाकर वर्क डन निकालेंगे, वेरिएबल मिला इंटीग्रेशन लगाकर वर्क डन निकालेंगे। रेफरेंस हम अपने सुविधा अनुसार चुनते हैं, स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी जिसकी जरूरत है वो निकालते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
तो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम पोजीशन ए से लेकर जिस भी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बोलनी है उस पोजीशन से रेफरेंस तक ले जाने में जो ग्रेविटी फोर्स को काम करना पड़ेगा उसका वर्क डन बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहे, ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh, नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं, बस यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।